मेरे लिए बहुत सर बहुत मुश्किल है कि 70-75 साल की पूरी कहानी, उसमें दुनिया भर के पेंच हैं, दुनिया भर के करेक्टर्स हैं, उसको एक्सप्लेन करना कम समय। और यही एक एक रीज़न है कि ये सुभाष बोस के जो मरने का जो प्रकरण है कि सुभाष बोस के मरने के बारे में जितनी कहानी बोली जाती, क्यों ये लोगों को समझ में नहीं आ रही आज तक, कितना असर होने के बावजूद। वो इतनी पेचीदगी है उसके अंदर है, उसमें इतने करेक्टर्स हैं, उसमें इतनी इवेंट्स हैं कि उनको समझने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे बैठ के बेसिक लगाने पड़ेंगे कि साहब ये है क्या असली में पूरा मुद्दा। क्योंकि कोई भी डिसीजन, चाहे वो इतिहासकार हो चाहे हमारे जैसे पत्रकार हो, वो तभी लेंगे जब आपके सामने फैक्ट्स आएंगे। अब फैक्ट्स यहाँ पे एक के बाद एक, मैंने अभी मेरी बहुत रिसेंटली किताब लाल बहादुर शास्त्री के मरने पर, पहली किताब मेरी किसी आज तक किताब लिखी नहीं उसके ऊपर ढंग से हुई, तो वहाँ मुझसे लोग पूछते थे, मैंने कहा देखिए उसमें शास्त्री जी वाला प्रकरण बहुत आसान है। एक रात की कहानी है, 4-5 कैरेक्टर हैं और गिनती की 4 इवेंट्स हुई हैं उसके बाद से लेकर आज तक। तो उस पर एक किताब लिखना बड़ा आसान है, उस पर फिल्म बनाना बहुत आसान है। लेकिन सुभाष बोस पूरा महाभारत की तरह से है कि उसमें आपके इतने प्रकरण हैं, इतनी कमीशन, इतनी कमेटी, इतनी इंक्वायरी, इतनी पेचीदगी। और एक ये प्रॉब्लम जो मैं हर जगह फेस करता हूँ कि अगर मैं आधे घंटे के लिए बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। भाई आपने तो बताया नहीं, ये बात भी थी उसमें। अरे भैया टाइम दीजिए ना, 2 घंटे बताऊँगा आपको पूरी पूरी कहानी खोल करके। तो ये है, लेकिन ये हमारे सामने ये है। एनी हाउ, अब पूरा जो प्रकरण है, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनके लिए कि सभी को पता है कि हमारे देश में सुभाष बोस के मरने को लेके एक मिस्ट्री चली आ रही है कि उनकी डेथ को लेकर के कि है। पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छी घटना घटी है। पूरे कुछ प्रकरण ऐसा हुआ है कि बहुत से कागज़ अवेलेबल हो गए हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन भारत के अंदर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया जहान भर के कागज़। सिर्फ अभी की बात मैं नहीं कर रहा कि 2014 के बाद जो ये पूरा जो मुद्दा उछला है और इस सरकार ने डॉक्यूमेंट पब्लिक किए हैं 16-17 के आस, उससे पहले भी 97 में बहुत डॉक्यूमेंट निकले थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में निकले थे, इंग्लैंड में निकले, इंडिया में आई तो उसके बाद ऐसा हुआ। तो पिछले कुछ ये जो 15-20 साल का जो समय है जिसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने आ गई है निकल करके, उसको देख करके कई बातें बहुत क्लियर हो जाती हैं। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके टाइम में, आपके बचपन में कंस्पिरेसी थ्योरी बोला करते थे, आज उसको साबित करने के लिए प्रूफ अवेलेबल है। एक बस लीगल टेक्निकलिटी है कि वो लोग जिनके बारे में एलिगेशन वो मर चुके हैं तो हम कोर्ट में नहीं आ सकते, नहीं तो लोग पूरे लपेटे में इस केस में आने वाले हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि इतना साल बीत चुका है, लोग मर चुके हैं, आप केस लेके कोर्ट में नहीं आ सकते। लेकिन बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और क्लैरिटी इस लेवल तक हो गई है कि सुभाष बोस को क्या हुआ, इस बात को आज सिर्फ आप उसका निचोड़ 3 आपके सामने ऑप्शन है। कोई सवाल पूछता है कि नेताजी को क्या हुआ, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या थ्योरियाँ हैं, तो घूम फिर के सारी कहानी इन 3 थ्योरियों पे घूम के आ जाती है। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। अपना समय की बर्बादी होगा कि कोई भी आप थ्योरी देते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। कोई क्रेडिबल किताब हो, आई विटनेस अकाउंट हो, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो, हवा में हम आप इंक्वायरी नहीं खोल सकते। तो ये कि ये 3 थ्योरियाँ ऐसी हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ एविडेंस यहाँ वहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये 3 थ्योरियाँ, 3 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में ताइवान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी। ये आपका ऑप्शन नंबर 1। ये सरकारी जो रवैया वो भी इसी की तरफ को जाता है कि सुभाष बोस की डेथ 1945 में प्लेन क्रैश के बाद में हो गई थी। दूसरा जो ऑप्शन है वो भारत की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है। भगवान करे सच ना हो, लेकिन ये दिल्ली में तो कम से कम खासकर सब लोग इसके बारे में बात करते फिरते हैं। पत्रकार बंधु बहुत करते हैं इसके बारे में बातचीत, इंटेलिजेंस वाले खुल के बात करते हैं प्राइवेटली, पॉलिटिकल पार्टी वाले प्राइवेटली बोलते हैं। जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में 2001 से अपना ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था मैंने, तब से बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, बोला यार तू क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सबको मालूम है वो तो रशिया में थे, उनको मरवा दिया पंडित जी ने। मैंने कहा यार इतनी बड़ी बात तुम इतने आराम से कह रहे हो कि रशिया में थे, पंडित जी ने मरवा दिया, मजाक बना के रखा आप लोगों ने। और ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर बात है। मेरे कोई भी आपको दिखाऊंगा स्लाइड, सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स होंगे। मैं कोई टैबलेट वगैरह पढ़ता नहीं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ सिर्फ। तो इस तरह की बातें खुल के बोली जा रही है, तो भगवान करे ये सच ना हो। ये जो लिखा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में 2001 में कि बोस वॉज इन रशिया एंड इंडियन एम्बेसडर मेट नेताजी इन मॉस्को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये केस खुल गया और भगवान ना करे सच हो तो लपेटे में कौन कौन लगाएंगे फिर आप देखिए उसके बाद में। तो ये इसमें तो भगवान ना करे सच हो, मुझे नहीं मालूम कि भगवान ना करे सच हो, लेकिन इस तरह की बातें बोली जाती हैं। तो पहली थ्योरी प्लेन क्रैश की थ्योरी, दूसरी थ्योरी की साहब वो रूस में थे, वहाँ उनको मरवा दिया गया, और तीसरी थ्योरी की साहब कोई फैजाबाद में बाबा मारा 85 में, वो सुभाष चंद्र बोस था। तो ये 3 आपके सामने जो निकल के आते हैं कि साहब ये कारण हो सकते हैं उनकी डेथ को लेकर के। अब इनके पीछे क्या एविडेंस है क्या नहीं, आपको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बताने की। ये प्लेन क्रैश की थ्योरी क्या है? प्लेन क्रैश की थ्योरी ये है बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नेताजी जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ब्लॉक में थे और 15 अगस्त सन 45 को जापान ने सरेंडर कर दिया। उन पे एटम गिरे थे 6 और 9 तारीख को।
एटम बम गिरने के बाद में 15 अगस्त सन 45 को जापान ने अनाउंस किया कि हम लोग सरेंडर कर देंगे अमेरिकन को, ब्रिटिश को। तो जब ये खबर सुभाष बोस को मिलती है, उसकी गवर्नमेंट जो थी जिसका हिस्सा आईएनए था, वो उन्होंने भी कहा कि हमको भी कैसे सरेंडर करना है, मोडालिटीज़ क्या होंगी, अकेले अलग से करें, कहाँ करें, क्या ना करें। तो ये उस ज़माने में ये खबर जो गवर्नमेंट जापानीज़ ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन निकली है उसके हिसाब से सुभाष बोस सिंगापुर के आसपास कहीं थे जब उन्हें खबर लगी कि साहब ये सरेंडर हो गया है, और तो वो जापान की तरफ को उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उस ज़माने में जहाज़ सीधी फ्लाइट नहीं लेते थे, तोड़ तोड़ के, क्योंकि जहाज़ इतना फ्यूल नहीं होता उस ज़माने में। तो वो जापान की तरफ, टोक्यो की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो इंटेंशन ये था कि मैं जापान जाऊँगा, जापान में जाकर के वहाँ पे बातचीत करूँगा वहाँ की सरकार के लोगों से कि कैसे हम लोग सरेंडर करें, अकेले करें कि अलग हटके करें। तो इसी जब वो जा रहे थे तो रास्ते में आजकल जिसको ताइपई बोला जाता है, उस ज़माने में ताइहोकू फॉर्मोसा अलग नाम था, आजकल ताइवान का शहर ताइपई जो उनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 18 अगस्त को प्लेन क्रैश हुआ और उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो यही ऑफिशियल थ्योरी है प्लेन क्रैश की। अब इस प्लेन क्रैश की थ्योरी के सपोर्ट में काफ़ी कुछ है बाय वे ऑफ आई विटनेस अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे कि 16 अगस्त को वो सिंगापुर में थे, फिर बैंकॉक में आई, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इनफैक्ट 17 अगस्त की सुबह को जब वो साइगोन शहर में आए हैं तो उनकी फ़ोटोग्राफ वहाँ पे ली गई। जो लोग वहाँ मौजूद थे उसमें से भी आखिरी आदमी प्रीतम सिंह की डेथ थोड़े दिन पहले 2010 में हुई है। उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस की, और उनकी कमीशन कमेटी को जब गवाही दी है वो भी अवेलेबल है। तो काफ़ी कुछ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में। तो ये सिंगापुर से बैंकॉक से जो साइगोन में है तो 2 जहाज़ थे उनके पास में, तो इसमें कोई 14-15 आदमी थे। कुछ आदमी सुभाष बोस के साथ उनके जहाज़ में, कुछ जापानी अलग से जहाज़ में आ रहे थे। तो उसमें प्रीतम सिंह, आबिद हसन, गुलजारा, हबीबुर रहमान, सुभाष चंद्र बोस, जनरल इसोदा, ये 8-10 इंपॉर्टेंट लोग थे। इन 2 जहाज़ों में मिलकर के ये लोग यहाँ पे साइगोन शहर में उतरे। जब ये लोग साइगोन शहर में उतरते हैं 17 अगस्त की सुबह को, तो वहाँ मालूम चलता है कि आगे जाने का कारण मुश्किल है, आगे जहाज़ नहीं जा सकते, एम्बार्गो लगे हैं, अमेरिकन जहाज़ को मना कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे। तो डिस्कशंस होती हैं, वो कहते हैं नहीं हम एक काम कर सकते हैं कि एक और जहाज़ यहाँ से जा रहा है, छोटा सा बॉम्बर, आप सब लोग तो नहीं जा सकते लेकिन सुभाष बोस को हम लोग उस जहाज़ में भेज सकते हैं, वो जहाज़ उनको हम टोक्यो छोड़ देगा। तो बाकियों ने कहा कि भी अकेले नहीं भेज सकते इनको, अब तो टाइम बड़ा ख़राब हो गया। तब नेताजी जाते हैं कमरे में, फिर बातचीत करते हैं उनसे, जापानियों से, फिर आगे बोलते हैं कि मैं हबीब को लेके जा रहा हूँ। तो हबीबुर रहमान उनका एडीसी था, उनका सुभाष बोस का आईएनए का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ था। तो हबीबुर रहमान और सुभाष चंद्र बोस 17 अगस्त की शाम को साइगोन शहर से जहाज़, एक बॉम्बर जहाज़ उनके लिए था वहाँ पे, उसमें बैठ के चले गए। उसमें कुछ जापानी थे, उसमें से सबसे खास आदमी था लेफ्टिनेंट जनरल शिदई। और ये जाने के बाद रात को जहाज़ 17 अगस्त की रात को कहीं रुका है रात को, और 18 अगस्त की सुबह को जहाज़ फिर उड़ता है। और ये ताइपई में मत्सुयामा एयरफील्ड, ये 1953 की फ़ोटोग्राफ है। ये पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इस जाके में जाके मत्सुयामा एयरफील्ड जो आजकल वहाँ पे ताइवान सोंगशान डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहाँ जाके वो जहाज़ लैंड करता है। जब ये जहाज़ वहाँ पे आ रहा होता है तो सुभाष बोस को जो ठंड लग रही होती है ऊपर, हबीबुर रहमान को ठंड लग रही होती है, वो कहता जी मुझे तो ठंड लग रही थी ऊपर, तो वो गर्म कपड़े पहन लेता है। और नेताजी को पूछा आपको ठंड लग रही थी? नहीं मुझे ठंड नहीं लगी। तो सुभाष बोस जो आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाई है उसी कपड़ों में थे अपने, कुछ खास उन्होंने मोटा कपड़ा नहीं पहना हुआ था। वो जहाज़ यहाँ पे 18 अगस्त की दोपहर के आसपास, रफली 12 बजे के आसपास उतरता है। उतरने के बाद में वो कुछ एक लाइट लंच लेते हैं और फिर जहाज़ में बैठ जाते हैं। और ये बेसिकली जहाज़ बॉम्बर प्लेन था, ये कोई प्रॉपर फ्लाइट नहीं थी, तो उनको सब लोग ज़मीन पे बैठे हुए थे, लेकिन सुभाष बोस को और जनरल शिदई को कुशन पे बिठा रखा था, बाकी लोग सब चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। पोजीशन ये थी कि उसके सुभाष बोस के सिर के ऊपर गैसोलाइन का टैंक था वहाँ पे, और ये जहाज़ बना हुआ है, बॉम्बर जहाज़ है। उसके बाद कहते हैं कि ये प्लेन क्रैश जो है हुआ था, और उनकी डेथ प्लेन क्रैश परसे से नहीं हुई थी। वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जहाज़ जब उड़ा है, टेक ऑफ किया वहाँ से, उड़ते ही वो क्रैश लैंड कर गया। और क्रैश लैंड करने के बाद में वो जनरल शिदई तो एकदम से मारे गए, कुछ लोग मारे गए, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे। हबीबुर रहमान बिल्कुल ठीक था, उसे कोई शायद छोटी सी चोट लगी थी। और उसी का बाद में हमें वर्णन मिलता है, उसने बताया कि आगे से रास्ता बंद हो जाता है और कुछ सामान गिरता है ऊपर से, पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुला होता है, लेकिन वहाँ पे आग लगी होती है। तो रहमान उसको बोलते हैं सुभाष बोस की, नेताजी आगे बंद है, पीछे से निकली। ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है कि आगे था कि पीछे था, कि आप आगे बंद है, पीछे से निकलिए। तो जब सुभाष बोस, जब ये जहाज़ जब ये नीचे गिरा था, तो वो टैंक जो उनके सिर पे था गैसोलाइन का, वो फट जाता है, और वो फटने से उनके ऊपर वो गैसोलाइन जो मिट्टी का तेल सारा उनकी बॉडी के ऊपर पार्ट में लग जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं भागते भागते वहाँ से,
और रहमान उनके पीछे पीछे भागता, जैसे ही वो आग की वो जो लगी हुई है वहाँ पे जो क्रॉस करते हैं वो कपड़े उनकी आग एकदम से पकड़ लेते। तो रहमान के हिसाब से जब वो बाहर निकले, उसके जहाज़ के बाहर निकले, तो पूरा आग का गोला वो बन चुके थे और वो बेचारा बड़ी मुश्किल से कपड़े उसने फाड़ने शुरू कर दिए उनके उतारने के लिए, लेकिन ये बेल्ट जो थी वो फंस गई, बेल्ट उनकी ना उतरे। तो जब तक उसके भी हाथ जल गए, उसने जब तक उसने कोशिश की, वो उनको 3rd डिग्री बर्न हो चुका था, वो कोलैप्स कर गए। और आज के ज़माने में मुश्किल होता बचाना, फिर वो फटाफट उठा करके वहाँ से डॉक्टर वहाँ पे उनको हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर कैप्टन योशिमी जो थे वो इंचार्ज में थे, उन्होंने कोशिश की उनका, लेकिन 3rd डिग्री बर्न्स में आज लोग नहीं बचते, वो तो ज़माना कुछ और था। और वो रात को करते करते उनकी डेथ हो गई। ये उनकी डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ है जो वहाँ पे ली गई थी। और उसके बाद में उन्होंने 2-3 दिन उन्होंने कोशिश की कि कुछ मतलब बॉडी को हम लोग कहीं और भेज दें, वो पॉसिबल नहीं था और लड़ाई ख़त्म हुई थी, हालात बहुत ख़राब थे। तो उन्होंने वहीं कमीशन कर दिया रहमान की परमिशन से, और कुछ 7-8 दिन के बाद में उनकी अस्थि कलश लेके रहमान जो हैं वो चले गए आपके टोक्यो में। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जो था उनको हैंडओवर कर दिया, उन्होंने हैंडओवर किया कुछ और इंडियंस को, और वो इंडियंस लेकर के उसको वहाँ पे जापान में एक रेंकोजी टेम्पल है, टोक्यो के बाहर था, आजकल तो मेन शहर के अंदर सुना है मैंने वहाँ पे। तो रेंकोजी टेम्पल नाम के एक टेम्पल में जाके उन 2 भारतीयों ने जाकर के वो उनकी अस्थियाँ वहाँ पकड़ा दी, और वो अस्थियाँ उनकी आज तक सुभाष चंद्र बोस की वहाँ पड़ी हुई हैं। तो अगर ये कहानी सुभाष बोस की डेथ के मरने की है, जो इतनी डिटेल्स में आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ उसकी अवेलेबल है, आई विटनेस अकाउंट अवेलेबल हैं और रिलायबल लोग के अकाउंट अवेलेबल है, तो इसमें हम डिस्प्यूट क्यों कर रहे हैं, क्यों हम, ये तो सारी कहानी खत्म होगी, ओपन शट केस है। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत देश के लोग जो थे उस ज़माने में, हम लोग इतने सिंपल किस्म के लोग थे कि हमारे दिमाग से बाहर की बात है। अब आप किसी को पकड़ के ले आए 1950 के किसी जेंटलमैन को, उसको बैठ के समझाएं कि साहब रॉ का ऑपरेशन कैसे होता है इस्लामाबाद में, उसे क्या समझ में आया बेचारे को, इतना सिंपल आदमी है और राज कपूर की फिल्में देखता है। तो उस तरह में लोगों में इतना समझने का दिमाग नहीं था कि कोई आदमी अपनी मौत का नाटक करके एक नकली खबर प्लांट भी कर सकता है। आपके कंप्रीहेंशन से बाहर की बातें थी, ये इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस होते हैं जो ऑर्डिनरी लोग समझ नहीं पाएंगे। सुभाष बोस की मरने की खबर तो लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, पंडित जी भी रोए थे, गांधी जी ने भी झंडा नीचे कर दिया, उसकी फैमिली ने रोना शुरू कर दिया। लोगों के पास में टाइम ही था, सब लोग मर गए होंगे, खबर आ रही है नेताजी की डेथ होगी, जापान ने अनाउंस कर दिया, खबर में छप रहा, किसी को डिस्प्यूट करने का पॉइंट नहीं था। जिन लोगों ने उसको डिस्प्यूट करना शुरू किया वो थे अमेरिकन और ब्रिटिश, क्योंकि ये लोग बहुत खाए खिले लोग थे, उनको मालूम था दुनिया कैसे चलती है। आर्चिबल्ड वेवल फील्ड मार्शल हमारा वॉइसरॉय था, हमारा देश का राजा था। जैसी ये खबर आती है कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है, 15 अगस्त को जापान सरेंडर करता है, 18 अगस्त को सुभाष बोस की डेथ होती है, और उसके 5 दिन बाद 23 तारीख को अनाउंसमेंट आती है कि उसकी डेथ हो गई है। आपने 4 दिन आपने गोल कर दिए वहाँ से। जैसी इसको खबर मिलती है अपनी डायरी में नोट करता है, ये डायरी डिक्लासिफाई हुई है 1970s में इंग्लैंड के अंदर। इट इज़ जस्ट व्हाट शुड बी गिवन आउट इफ यू मेंट टू गो अंडरग्राउंड, कि अगर एग्जैक्टली यही खबर आती अगर वो आदमी अंडरग्राउंड होता, क्योंकि अगर सुभाष बोस 18 अगस्त को नहीं मरता उस टाइम पे, वो इनके हथे चढ़ता 4 दिन के अंदर, और ये उसको ढूंढ रहे थे, ऑलरेडी वारंट था इसको मारने का। और ये उसी टाइम पे आपका दुश्मन, जब आपका हाथ उस पर पकड़ने वाला, आपके हथे चढ़ने वाला है, एकदम से आपके हाथ से निकल गया। उसने कहा मैं नहीं मानता ये खबर, ये 5 दिन बाद क्यों लेट खबर लोगों ने दी है। तो इसको डाउट इनको हो गया, और पहला आदमी जिसने ये दावा किया कि उसने सुभाष चंद्र बोस को जिंदा देखा उसके मरने के बाद, वो था अल्फ्रेड वॉग, शिकागो ट्रिब्यून का करस्पॉन्डेंट था। उस ज़माने में जो वॉर करस्पॉन्डेंट थे वो आर्मी से एम्बेल्डिंग होती थी, और कई लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस के लोग हुआ करते थे, लेकिन अल्फ्रेड वॉग नाम के जर्नलिस्ट ने खुल्लम खुल्ला, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं, मैं आपको खाली क्लिपिंग दिखा रहा हूँ कि देखने में अच्छी लगती है। अल्फ्रेड वॉग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरवीन करी पंडित नेहरू की, वहाँ खुल्लम खुल्ला इस बात को बोला कि सुभाष चंद्र बोस इज़ अलाइव, मैंने उसको जिंदा देखा है, साइगोन शहर के पास में देखा है, कोई उसकी डेथ नहीं हुई है। और तो ये यहाँ से बवाल मचा। फिर अल्फ्रेड वॉग जा के सुभाष बोस के भाई से मिला, गांधी जी से मिला, बहुत लोगों से मिला, और जब ये बात जब फैलनी शुरू हुई सर्कल में, तो फिर गांधी जी भी खुल करके बाहर आ गए। आप सर्च किए गूगल में, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आपको मिल जाएगी, बहुत जगह रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, आपको दिखाऊंगा आगे भी। गांधी जी ने पब्लिक स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, प्राइवेटली पब्लिकली, कि सुभाष जिंदा है, वापस आएगा, बड़ा रिसोर्सफुल है, ये उन्होंने बहुत से। तो गांधी जी के बोलने के बाद से ये पूरे देश में आके तरह खबर फैल गई कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, वापस आएंगे। और ये जब हुआ तो ऑब्वियसली इन द मीन वाइल इंक्वायरी होगी। अब उनको अगर डाउट है तो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी तो इतिहासकार नहीं करेंगे, इंक्वायरी तो इंटेलिजेंस वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं। तो एक यहाँ पे एक टीम बनाई गई, उसमें उसके इंचार्ज थे डब्ल्यू मैकराइट, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नंबर 2 थे उस जमाने में। नॉर्मन स्मिथ आई थिंक नंबर 1 था, वो नंबर 2 था डब्ल्यू मैकराइट के अंडर में पीएस फिनी, ये फिनी का फोटोग्राफ, बाकी का तो नाम मिलता नहीं, लेकिन फिनी का फोटोग्राफ मुझे मिल गया। ये पीएस फिनी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर था आईबी का, बंगाल पुलिस का हेड था ये, और राय बहादुर बख्शी, बद्रीनाथ, इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह, बहुत से लोग की एक टीम बनी, डेविस उसमें था। ये लोग एक्सपर्ट थे कम्युनिकेशन में, इंटेरोगेशन में, सुभाष चंद्र बोस के डोमेन एक्सपर्ट थे। ये आदमी बंगाल पुलिस का चीफ था, तो इनको मालूम था कैसे काम होता है, कैसे इंटरोगेशन होती है।
तो ये इन्होंने क्या किया कि ये वो लोग बैंकॉक गए, साइगॉन गए, वहाँ गए, इन्होंने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, लोगों को पकड़ा, उनको इंटरोगेट किया। तो उनको वहाँ जाकर के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने में कि ये पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ सुभाष बोस की डेथ की, ये बेसिकली हियर से है। इसको लीगल लैंग्वेज में हियर से कहते हैं, सुनी सुनाई बात। वो कह रहे हैं डेथ हुई है, वो कह रहे हैं, वो अब आपको मैंने फोटो दिखाई थी डेड बॉडी की, उससे क्या साबित होता है? एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पड़ा मुंह पे, कोई डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है, लोग कह रहे हैं कि हुआ था। फिर उनको सस्पेशन उनके एक के बाद बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जापानीज़ ने जानबूझ के सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए उनकी मूवमेंट्स के। आप ऐसा क्यों करेंगे? उनका जो रवैया था, सुभाष बोस का जो रवैया था, वो मैच नहीं कर रहा था जापानीज़ इस कथन से कि नेताजी टोक्यो जा रहे थे, सरेंडर की बात करेंगे और फिर वापस आ जाके सरेंडर कर देंगे वहाँ पे। कोई स्टाइल मैच नहीं कर रहा था। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वापस नहीं आएंगे। लोगों ने रोना शुरू कर दिया, उनके जो उनके पर्सनल स्टाफ है वो रो रहा था कि आप क्यों जा रहे हो। तो उनको समझ, और खजाना कहीं से INA का उन्होंने उनसे बुला लिया। तो सवाल उठता है कि अगर वो आदमी टोक्यो में जा रहा है सरेंडर करने के लिए, वापस आएगा तो खजाना साथ लेके क्यों जाएगा वो करके। तो ऐसे करते 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 बहुत से पायलट अंश हो गए। आखिर में ये जो एक बहुत क्रूशल रिपोर्ट है जो IB की है, ये फिनी का इंटरोगेशन हुआ, उसने कई लोगों को उसने पकड़ा। उसमें से फिनी ने एक वातानेब नाम का एक इंटरप्रेटर को उसने इंटरोगेशन किया। तो ये IB का रिपोर्ट है ज़माने का, ये 12 नवंबर सन 45 का। इस रिपोर्ट में वो ये बोल रहे हैं कि वातानेब नाम का एक आदमी था जिसको उन्होंने पकड़ा, उसको राउंड अप किया। वो ये कह रहा है कि 17 अगस्त के आसपास को वातानेब को एक मीटिंग में बुलाया गया। उस मीटिंग में सुभाष बोस, कागवा, इसोदा, हबीबुर रहमान, बाकी सब लोग मौजूद थे और वो डिस्कस कर रहे थे कि सुभाष बोस को कहाँ लेके जाए। They were discussing how to get Mr. Bose to his destination. It was generally understood that he must get to Manchuria, get to Russians, probably to Manchuria, कि वो डिस्कस कर रहे थे उसको रूसियों के पास लेके जाया जाए। तो ये कहानी, इसके अलावा 50 डॉक्यूमेंट और पड़े हुए हैं। ये बड़ी क्लियर कट कहानी है कि सुभाष चंद्र बोस कोई टोक्यो नहीं जा रहे थे, ये झूठ फैलाया गया था, वो रूस जाने की प्लानिंग कर रहे थे। और इस तरह के बहुत से डॉक्यूमेंट पड़े हैं जिसमें रूस साफ निकल के आएगा कि लड़ाई ख़त्म होने के बहुत साल पहले उनको रूस, मतलब कई महीनों पहले उसको मालूम चलेगा कि लड़ाई ख़त्म हो रही है, हम लोग हार रहे हैं, रूस इज़ द ओनली वे आउट। और कमाल की बात है कि भारत सरकार अभी तक गृह मंत्री, मुझे पता नहीं वो गृह मंत्री हमारा शिवराज पाटिल, ही सपोज टू बी द हेड ऑफ IB की रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि वो आदमी रूस जाने की प्लानिंग कर रहा था। रूस में हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट, लेकिन खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि साहब वो तो रूस जाने की प्लानिंग ही नहीं थी। अरे आप रूसियों से बात करने में कतरा रहे हैं तो आप झूठ बोलेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। फिर एक के बाद एक इंटरोगेशन रिपोर्ट, मैंने कहा था कि टाइम का कंस्ट्रेंट है। ये डॉक्यूमेंट है आपका, ये इस पर लिखा हुआ है कंबाइंड सेक्शन W मैकराइट, ये उसका इंचार्ज था इन्वेस्टिगेशन का। दिस इज सीक्रेट CSDIC कंबाइंड सर्विसेज डिटेल इंटरोगेशन सेंटर। ये लोग मारपीट करके लोगों के मुंह से सब माल निकालते थे। रेड फोर्ट दिल्ली, रेड फोर्ट उस जमाने में मिलिट्री का लेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये आपकी रिपोर्ट हबीबुर रहमान की है, जो उसका मेन गवाह था प्लेन का। सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, हबीबुर रहमान हैव बीन questioned again on his knowledge of Bose's plans. He has adhered to his earlier attitude of ingenuous denial. और रिपोर्ट में हबीबुर रहमान के बारे में क्या लिखा, बहुत सारी आपको इनको दिखा रहा हूँ। It is considered that even if B1269, ये माना जा सकता है कि B1269 जो रहमान का कोड नेम है इंटरोगेशन के टाइम पे, was in the no Bose's plans, he would not disclose them. अगर इसको सुभाष बोस की प्लानिंग के पता, ये बताएगा नहीं। His manner is not very convincing. He talks in a secretive way even if no one is involved. बहुत secretive आदमी है, किसी को कुछ बोलता नहीं है। तो ये रिपोर्ट में साफ लिख करके आ रहा है कि ये रहमान साहब झूठ, सच नहीं बोल रहे हैं। सभी लोगों ने वर्जन दिया कि वो बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट था सुभाष बोस का। अगर उसको कोई बोल दिया जाए कि आपने ये काम करना है तो वो मर जाएगा, लेकिन वो नाम चेंज नहीं करेगा। और इन द मीनवाइल, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट टॉक्स ऑफ द रिकॉर्ड टॉक्स में रहमान लोगों को बार बार ये बोल रहा था कि मेरे को जो ऑर्डर हुआ है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज डोंट क्वेश्चन मी फर्दर ऑन दिस पॉइंट। Then after the British intelligence, they are done with the inquiry. They asked the Americans about, because it was the Americans who had captured Rahman first. जो ताइवान का इलाका था अमेरिकन के पास में आया था, उन्होंने कब्जा किया था वहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट है आपका वॉर डिपार्टमेंट, उस जमाने में ये पेंटागन नहीं था, तो ये वॉर डिपार्टमेंट को आजकल पेंटागन कहते हैं अमेरिका में। ये आपका है कि इट इज़ रिस्पॉन्स टू दी ब्रिटिश क्वेरी एंड इट इज़ लाइक 20 जून 1946, मतलब नेताजी के मरने के ऑलमोस्ट 1 साल के बाद की ये डॉक्यूमेंट है। It is they are writing here कि a search of the files in the intelligence division reveals that there is no direct evidence that Subhash Chandra Bose was killed in a plane crash in Barakur, Formosa, despite the public statement of the Japanese to the effect कि जापानी बोल रहे हैं कि मर गया है, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं, सारी की सारी कहानी कुछ आदमी के उसके बेसिस है, उसके बोलने के बेसिस पर, लेकिन उसमें भी आपको कुछ ढंग से मिल नहीं रहा। ये लास्ट अवेलेबल रिपोर्ट, जैसा आपको मैंने बताया कि कंबाइंड सेक्शन जो था वो इसकी वो यूनिट जो थी वो पूरी केस को डील कर रही थी।
और ये रिपोर्ट मैंने एक फॉर्मर डायरेक्टर आईबी से डिस्कस की थी और उसने मुझे आधे घंटे का लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा मेरे को उन्होंने। इंटेलिजेंस में पत्रकारिता के अंदर और शायद इतिहासकार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे में दो चीज़ कॉमन होती हैं कि अगर एक बात को 3 अलग अलग सोर्स इंडिपेंडेंट बोल दें तो वो गॉस्पेल ट्रूथ है। एक आदमी रांची में है, दूसरा कराची में, तीसरा अमेरिका में बैठा हुआ है। अगर तीनों एक ही बात बोलते हैं, आपस में लिंक नहीं है, इसका मतलब सच होगा पूरा। अगर आपको वो बिन लादेन के पकड़ने की जो थ्योरी है कि जब अमेरिकन को खबर लगी कि कोई एक आदमी है वहाँ रहता है अटावा अमेरिका वो पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल नहीं मालूम था, ना उसकी शक्ल कभी किसने देखी, लेकिन सिर्फ रिमोट बड़े मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट आपका जो बराक ओबामा था वो लास्ट मिनट तक डर रहा था कि यार हम लोग वहाँ अपनी आर्मी भेज रहे हैं, फौज भेज रहे हैं, हो सकता है कोई शेख बैठा हो वहाँ पे, किसी ने फोटो नहीं, लेकिन उसने थिन के बेसिस पे आप लोगों ने इतना ऑपरेशन कर दिया। तो उसके हिसाब से ये इंटेलिजेंस बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ मल्टीपल सोर्सेज सारे के सारे कह रहे हैं कि सुभाष बोस जिंदा है और रूस के अंदर है। और ये यहाँ लिखा हुआ है। ज़्यादातर रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस की होती है बड़ी सिंपल भाषा में लिखी जाती है कि वो अपनी आपको कि वो राइटर नहीं है कि आपको दिखाएंगे साहब कितनी अच्छी भाषा है हमारी। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, इट सीम्स क्लियर दैट बोस एंड स्टाफ वर ट्राइंग टू मेक ए गेटवे टू रशिया, कि सुभाष और उसके साथी रूस जाने की प्लानिंग कर रहे थे, जो बात गवर्नमेंट आज तक नहीं मानती है। हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह, गुलजार एंड हासन हैव ऑल बीन एग्जामिन्ड एंड अपीयर टू हैव लाइड। उसके जो साथी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट है, उसको छोड़ दीजिए। आखिर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लिखी इसमें कि रशियन जो एम्बेसडर जो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सुभाष बोस जिंदा है। अब ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि इन्फॉर्म बाय द रशियन एम्बेसडर इन काबुल दैट देयर वर मेनी कांग्रेस रिफ्यूजीज इन मॉस्को एंड बोस वाज इंक्लूडेड इन देयर नंबर। There is little reasons for such persons to bring Bose into fabricated stories. Obviously, why would somebody at the level of ambassador would make a lie, will tell a lie? अब आगे Russian Vice Consul General disclosed in March that Bose was in Russia where he was secretly organizing a group of Russians and Indians to work along on the same lines as the INA for the freedom of India. ये 8/4/46 की खबर है और इसके बाद का कमेंट सेक्शन का कोई डॉक्यूमेंट बाहर अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। और यही कंक्लूजन एक कोई भी कॉमन आदमी पढ़ के ड्रॉ करेगा। मेरे पास कम से कम 50 और डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको गिनती के दिखा रहा हूँ 4-5। एक कमीशन आयोग बना, क्या किसी चीज़ में एविडेंस है या नहीं है वो जज ही डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग को भी नहीं पता होगा इतना। तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी थी 1999 के अंदर, आपके हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। किसने पीआई लगाया था, कमीशन बना। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के रेनाउंड ऑनेस्ट जज हैं, रिटायर्ड, उन्होंने इंक्वायरी करी, उन्होंने सारी फाइलें देखी गवर्नमेंट की, बाहर भी गए, सब कुछ किया। उन्होंने साफ रिपोर्ट में लिखा है कि मैन में लाई बट आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोलती। ये सारी की सारी कहानी सुभाष बोस की नकली है, कोई उसकी डेथ नहीं हुई है वहाँ पे। नकली मौत का नाटक का ड्रामा किया गया, नकली स्टोरी प्लान की गई और वो आदमी रूस की तरफ को चला गया। अब वो रूस में वो लैंड किया कि नहीं किया ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस आर्काइव में मुझे एक्सेस नहीं मिला। तो ये उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला और उसके दौरान कमीशन की जो इंक्वायरी हुई है उसमें एक के बाद एक बहुत सी चीज़ें निकली जो मीडिया में शायद ढंग से हाईलाइट नहीं हुई। जैसे कि ये कि 1947 के बाद से भारत सरकार को बड़ी ज़बरदस्त एलर्जी है ताइवान के नाम से। सारी इंक्वायरी कराएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे कि सवाल ये निकल के आ गया कि साहब जब वहाँ से उनसे पूछा गया, मैंने ही इनको पहले उनको ईमेल डाली थी और वहाँ से जवाब से आंसर आ रहा है कि वहाँ पूरे महीने कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो ये पूरी आपकी जो कहानी का सुपड़ा साफ हो गया कि साहब जब प्लेन ही क्रैश नहीं हो तो डेथ कहाँ से हो जाएगी आप लोग की। उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए, लेकिन बेसिकली आपका प्लेन क्रैश का थोड़ी वहाँ से आउट हो गया। एक और मुद्दा जो निकल के आता है, हम लोग बोलते हैं कि साहब वो इतना हम लोग क्यों नौटंकी कर रहे हैं सब चीज़ों में, वो उनकी नेताजी की अस्थियाँ हैं, उसका डीएनए टेस्ट करा लो, सारा भंडा फूट जाएगा। भाई करवाइए, हमने क्या मना किया, हम तो खुद डिमांड कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। जस्टिस मुखर्जी ने वो हड्डियाँ खुलवा के देखी। ये अकॉर्डिंग टू दी विदेश मंत्रालय ये सुभाष चंद्र बोस की हड्डियाँ हैं और ये जापान में पड़ी हुई हैं। ये हड्डियाँ हमारे ही पास में है। ये लोगों के दिमाग में एक चीज़ समझ में लोगों को नहीं आई होगी। अस्थियाँ जापान में है, लेकिन सन 51-52 में हमारा मिशन था वहाँ पे, उसने उसको पोजीशन ले लिया है। तो टेक्निकली हमारा एम्बेसडर वहाँ पे इंचार्ज है, ये कोई वहाँ की गवर्नमेंट के पास में नहीं है। आप अगर चाहते हैं डीएनए टेस्ट तो कल सुबह हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बच्चों का खेल है। तो ये उन्होंने हड्डियाँ निकाली और ये फोटो लिए आपको दिखाई दे होगा, हड्डियाँ हैं जॉ की बोन, स्कल बोन, इस तरह की आपको उसमें हैं ये। जस्टिस मुखर्जी ने ये सारी हड्डियाँ की फ़ोटोग्राफ लेके हाई रेजोल्यूशन इन्होंने कम से कम 4-5-6 बड़े एक्सपर्ट्स को इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में दिखाई। सब लोगों ने एक ही बात बोली मोरलेस कि इसमें डीएनए करना मुश्किल है, कि ये जली हुई हड्डियाँ हैं, तो जली हुई हड्डियों में आपका डीएनए निकलना मुश्किल है। तो लेकिन टेरी मिल्टन अमेरिकन एक्सपर्ट ने ये बोला रिकॉर्ड पे कि उम्मीद तो नहीं है लेकिन आई कैन ट्राई एंड डू एन मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट, कि मैं मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट कर सकता हूँ। मिथोकॉन्ड्रियल जो होता है कि माँ से बेटी में आता है और ये ज़्यादा कन्फर्म माना जाता है। तो नेताजी की मम्मी की मतलब उनकी बहनों की तरफ से लोग अवेलेबल हैं, तो उनमें भी मिल जाएगा, तो है वहाँ पे।
नेताजी की बड़ी बहनों के बच्चे हैं उनकी, उनसे डीएनए वहाँ से निकल सकता है, वो था, अवेलेबल था उनके पास भी। तो उसने कहा कि मैं मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट करके मैं कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई, उम्मीद नहीं है, लेकिन पहले आप मुझे इन हड्डियों का एंथ्रोपोलॉजिकल एवेल्यूएशन करके बताइए क्या है ये। तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल एवेल्यूएशन आपको बताएगा कि ये हड्डी आदमी की है कि जानवर की है। ये आदमी की है जी। ये हड्डी औरत की है कि आदमी की है, वो आपको मालूम चल जाएगा हड्डी का साइज देखे कि औरत की कि आदमी की। लेडीज़ की हड्डी थोड़ी सिर की छोटी होती है, ये आदमी की हड्डी है। चलिए ये आदमी 60 साल का है कि 40 साल का है, ये आदमी भारतीय है कि जापानी है। इन द सेम टाइम जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट में भी आ गया, मैंने भी किताब में अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं जो अंग्रेज़ों के हिसाब से हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पंडित जी के पास भी आए थे, उसमें ये साफ नज़र लिख करके आ रहा है कि कोई जापानी सोल्जर था इचूरो ओकुरा, उसकी बॉडी को फूका गया सुभाष बोस की बॉडी बता के। क्योंकि आपने अगर एक नकली कहानी का ड्रामा करना, आपको एक डेड बॉडी चाहिए, तो वो जो फोटो आपको दिखाई थी, वो कपड़ा लगा मुंडे, वो इचूरो ओकुरा की बॉडी थी। तो नाटक करने के लिए उसकी बॉडी को फूक दिया और वो अस्थियाँ लेके आपने पहुँचा दी, क्योंकि आपको एक थ्योरी को क्रेडिबल बनाना होता है तो आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस मुखर्जी, अकॉर्डिंग टू इवन मी, इफ आई ऑल्सो काउंट, एंड अकॉर्डिंग टू मेनी अदर सोर्सेज, ये हड्डियाँ टेक्निकली इचूरो ओकुरा की हैं, तो ये हड्डी सुभाष बोस की है नहीं। एंड ऑल द सेम, जब आपके टेरी मिल्टन ने ये ऑफर किया जस्टिस मुखर्जी आयोग को कि मैं करने को तैयार हूँ, पहले आप इसका इवेल्यूएशन कराएं एंथ्रोपोलॉजिकल, तो जस्टिस मुखर्जी ने ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कराई और उसके बाद में इनको सांप सूंघ गया। अब उसका ये है कि साहब, अगर सवाल पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की हड्डियों का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, सवाल आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती। हम पूरे फेवर में हैं, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ टेस्ट होना चाहिए। मेरी कंडीशन सिर्फ एक ही है कि डीएनए टेस्ट होगा तो किसी फॉरेन की लैब में होगा, देसी लैब में मुझे नहीं करवाना, यहाँ के लोगों का विश्वास नहीं है। अमेरिका में करवाएं, आपको मालूम चल जाएगा। ये एक सरकारी, आपको मैं डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो अभी रिसेंटली जो हमने प्रेशर डाल के गवर्नमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट निकाले हैं, तो उसमें से ये डॉक्यूमेंट है डिक्लासिफाइड 2016 के अंदर। ये डॉक्यूमेंट लिखा गया था गवर्नमेंट का अप्रोच कि डीएनए में क्या होगा, और जब इनसे ये बोला गया, कम से कम जो 306 फाइलें जो बाहर निकल के आई हैं, उसमें से कम 70 फाइलें ऐसी हैं जिनका टाइटल लिखा हुआ है कि नेताजी की अस्थियाँ जापान में, और उसमें आपके 1950 में जैन दीक्षित उस जमाने में फर्स्ट सेक्रेटरी हुआ करते थे, और आपके सारे के सारे टॉप लेवल के फॉरेन सेक्रेटरी, ये फलाना ढमकाना, मुख्य अपने मंत्री, प्रधानमंत्री, सब ये लिख रहे हैं कि नेताजी की अस्थियाँ जापान में पड़ी हैं, लेकिन हम भारत में ला नहीं पाते क्योंकि लोग खिलाफ में हैं इसके। जब इसी सरकार को, जिसके सारे कागज ये कह रहे हैं कि सुभाष बोस की अस्थियाँ, जब उनको ये प्रपोज किया जाता है कि आप डीएनए टेस्ट करवाओ, तो ये लिखा जाता है सरकारी फाइल के अंदर, स्लाइट चेंज इन द रिजल्ट में क्रिएट हू एंड क्राई, चोर की दाढ़ी में तिनका। इफ द रिजल्ट इज इन नेगेटिव देन द एंटायर इशू विल बी रिजॉल्व। ऑफ कोर्स आप निकालें रिजल्ट, अगर रिजल्ट आपका निकलता है पॉजिटिव तो कहानी सॉल्व हो जाएगी, वेरी मच करेक्ट। इन केस द रिजल्ट कम्स इन नेगेटिव, as to the DNA result does not tally with the biological samples connected with the relatives, one can imagine the reaction of the nation. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि भैया टेस्ट तो करवा देंगे, पॉजिटिव हो गया तो ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो मारे जाएंगे, तो इसलिए वो टेस्ट करवा नहीं दे। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट। नाउ मेरा वीडियो यहाँ नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखा इम्पोर्टेंस, लेकिन रहने वाली बिना वीडियो के दिखाता हूँ आपको मैं। ये जस्टिस मुखर्जी आयोग, आप ये देखिए सरकार का अप्रोच क्या, कितना घटिया किस्म का अप्रोच इन लोगों ने पास सुभाष बोस के लिया हुआ कि हाई कोर्ट में एक जजमेंट आता है 98 के अंदर, और वो जजमेंट आया कि गवर्नमेंट ने ही वहाँ पे कुछ दस्तावेज पेश किए थे देवीगौड़ा के टाइम के अंदर, और कोर्ट के जजमेंट उन्होंने कहा जी आप इंक्वायरी करवाओ, गवर्नमेंट को एडमिट करना पड़ा है, उन्होंने इंक्वायरी करी, जस्टिस मुखर्जी आयोग बैठाया। जस्टिस मुखर्जी एक ऑनेस्ट आदमी, जज सुप्रीम कोर्ट का, उसको पता भी कानून क्या होता है। उसने रिपोर्ट में कहा जी आदमी मरा नहीं है प्लेन क्रैश में। उस रिपोर्ट को 2006 में उस जमाने की जो कांग्रेस की सरकार आ गई थी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में पेश की गई, एक पन्ने में बिना रीज़न दिए रिजेक्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कोई एरा गैरा नथु खैरा अगर मरेगा दिल्ली के अंदर, उसकी डेथ पे इंक्वायरी होती है, और सरकार अगर रिपोर्ट रिजेक्ट कर दे बिना कारण बताया, तो क्या होगा देश के अंदर? आग लगा देंगे मीडिया वाले उठा करके इनके पीछे में, क्योंकि ये पुराना इशू है, किसी को इसमें इंटरेस्ट सुभाष बोस में है नहीं, चलो भैया जो मर्जी जंगल राज चल रहा है। तो ये इस तरह की हरकतें लोगों ने करी हैं। मेरे पास वो वीडियो के मैं आपको लिंक दिखा सकता हूँ, लेकिन चल नहीं रहा, बहुत से पॉइंट इसके अंदर। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी आउट है, इसमें कोई डजंट मेक टू मच ऑफ सेंस। एनी पर्सन हु हैज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विल अंडरस्टैंड कि वो प्लेन क्रैश की थ्योरी एड अप नहीं कर रही है। अब ये रशियन एंगल में क्या, उसमें एक ही डायमेंशन रह गया कि रशिया में 1990 के दशक में आपको पता है कि सोवियत रशिया टूटना शुरू हो गया 1985 के बाद से। 85 के बाद से रशिया में वो जब से गोर्बाचोव आया है और आपका वो जो पेरिस्ट्रोइका और ये सब हुआ, तो वो टूटना शुरू हो गया। वहाँ पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया खुल के। वहाँ तो पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन बाद में लोगों ने, तो 89 के बाद में जो वहाँ पे लोग थे
उन्होंने बोलने शुरू कर दिया, इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। तो 88 89 के बाद में रशियन एकेडमिक में इंटेलिजेंस के लोगों के बात करते थे, तब पता लगा कि जो बीमारी भारत के लोगों को है, कि जो हम लोग प्राइवेटली बोलते हैं कि नेताजी रूस में थे, वो सेम बीमारी आपके रूसियों को भी है। वो भी कहते हैं कि हमारे पास थे, कुछ ना कुछ कागज हैं। तो जैसे कि ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये लिखा था 96 के अंदर, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखी है। अ फॉर्मर हेड ऑफ द ओल्ड KGB, जो रशियन इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन थी, सोवियत रशियन, a former head of the old KGB has indicated to a prominent researcher that files in the Russian archives do contain information, but the onus is on the Indian government to show more interest। कि रशियन आर्काइव में इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंटरेस्ट दिखाएं कौन? वो जो सत्य और अहिंसा का डंका बजाते हैं दुनिया में जाकर के। तो ये कहानी फिर बाद में 1996 में आकर के सरकार के लेवल पे जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में उसमें दिखाई देता है कि जब 96 के आसपास एक बात मैंने नोट करी कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, सुभाष बोस में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, चाहे पूरी ना हो। मोरारजी भाई के टाइम पे मूवमेंट हुई काफ़ी, उसमें उसने कम से कम वो प्लेन कृषि थ्योरी को साइड करा। VP सिंह के टाइम में पहली बार उन्होंने रूसियों से बातचीत करी। देवी गौड़ा के टाइम पे भी उन्होंने कुछ अच्छा स्टैंड लिया। थोड़ा सा नरसिम्हा राव ने भी थोड़ा सा स्टैंड लिया। तो जब जब इस देश में मोदी जी गवर्नमेंट आपके सामने जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कुछ अच्छे काम कर रही है, कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है किसी पार्टी की क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुभाष बोस केस में मूवमेंट होती है। तो ये एक असेसमेंट 1996 में उस जमाने में RL नारायण एम्बेसडर थे, बाद में एम्बेसडर बन गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे ये ईस्ट वेस्टर्न डिवीजन के, उन्होंने ये असेसमेंट किया है। तो ये असेसमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि 1991 के अंदर भारत सरकार ने पहली बार रूस से सुभाष बोस के बारे में बातचीत करी। तो इसका मतलब आप 20 साल तक आप चुप बैठे रहे, आपको बोलना चाहिए था पहले आप लोग को। एनी हाउ, ये कहते हैं कि 1991 में हमने जब उनसे बातचीत करी तो रशियंस ने हमको आंसर दिया कि हमारे पास सुभाष बोस से जुड़े कोई कागज़ नहीं है। अब ये आदमी एक्सपर्ट है, ये रशिया में इसकी पोस्टिंग हो चुकी थी, वहाँ पे सेक्रेटरी रह चुका था पहले। तो ये लिखता है कि रशिया में 2 तरह के आर्काइव्स हैं, एक तो ओपन और एक क्लोज्ड। अब उसका मतलब क्या? उसका मतलब जो मैं अपनी भाषा में समझाऊँ आपको, कि कोई आपका मित्र अमेरिका से आता है, वो कहता है जी मैं राजीव गांधी असैसिनेशन में इंक्वायरी करना चाहता हूँ, और आप उसको कहाँ रिकॉर्ड मिलेंगे? अगर हम उसको बोलें कि तू रविंद्र भवन की इंक्वायरी की लाइब्रेरी में आ जा, उसके बाद में JNU की लाइब्रेरी में चला जा, उसके बाद में तो चला जा कलकत्ता की लाइब्रेरी में, आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको राजीव गांधी जी के मरने के रिकॉर्ड चाहिए, IB, रॉ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके आर्काइव का वही किसी को नहीं पता। IB का आर्काइव किसी को नहीं पता कहाँ, दिल्ली के बाहर है, मेरे को सुनने में आया था। अल्लादीन की गुफा है, कहाँ रखी है उन्होंने, छुपा छुपा के कागज़ बना के रखे इन लोगों ने। तो पॉइंट ये है कि वो कोई आपको ओपन आर्काइव में कुछ नहीं मिलने वाला। इंटेलिजेंस की सीक्रेसी की बात है, हमेशा टॉप सीक्रेट तालें बंद होती हैं। तो इसने ये बोला कि जो रशियन डिनायल जो आया है ये ओपन आर्काइव से आया है, क्लोज से नहीं आया है। और ये लिखता है कि कोई दुनिया का कंट्री आपको दूसरी कंट्री के लोगों को अपने इंटेलिजेंस के आर्काइव नहीं दिखाएगा, हम भी नहीं दिखाएंगे, हम कौन सा उनको दिखाने वाले किसी को। फिर ये लिखता है कि लाइक इट वुड बी अनरियलिस्टिक फॉर अस टू एक्सपेक्ट द रशियन अथॉरिटीज टू अलाउ आवर स्कॉलर्स एक्सेस टू द KGB आर्काइव्स। व्हाट वी कैन डू is to request the Russian authorities to conduct a search into these archives and let us know if there's any evidence of Netaji stay in Soviet Union। कि हम लोग उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप अपने आर्काइव में देख के बताएं कि क्या इंटेलिजेंस की जो आपके आर्काइव में सुभाष बोस के बारे में कोई प्रूफ है कि नहीं है। Then he writes, it is recommended that we may request our ambassador in Moscow to make a suitable démarche to the Russian authorities on the above lines। कि हम रूसियों को एक डिमाश इशू करें। अब ये डिमाश क्या चीज़ है? डिमाश एक फ्रेंच वर्ड है, जब 2 देश आपस में बातचीत करते हैं उसके अलग अलग लेवल होते हैं। तो पहला सबसे लोएस्ट आता है नोट वर्बल, एक आप चिट्ठी लिखेंगे किसी का साइन नहीं होगा। उसके बाद पहला लेवल जो सीरियस है उसको कहते हैं डिमाश, साइन नोट होता है। ये भी काम नहीं करेगा तो आपका एम्बेसडर जो आके बात करेगा, फ़ोन खड़काएगा, आपका विदेश मंत्री फ़ोन खड़काएगा जा करके। फिर आखिरी में आता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, कि आपका प्रधानमंत्री जाके प्रधानमंत्री से बात करेगा, राष्ट्रपति से बात करेगा। वो डिपेंड करता है ना कि रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर आपसे बात करे और रिपब्लिक टीवी का एडिटर बात करे, ये 2 अलग चीज़ें। आपको इंपॉर्टेंस कितनी मिलेगी आपको मालूम चल जाएगा। रिपोर्टर के लेवल पे इंपॉर्टेंस है, एडिटर के लेवल पे इंपॉर्टेंस कुछ और है। तो ये इसने RL नारायण ने कम से कम ये बोला कि साहब एक डिमाश इशू कर दो। हमने पहले नोट वर्बल इशू किए थे, तो कम से कम डिमाश इशू कर देते हैं। ये इसकी बोलने के बाद इसी नोट के नीचे आप जाएंगे तो उस दिन डिस्कशन होती है। तो उस ज़माने के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये नोट देखा, सलमान हैदर उनका साइन है। उसके नीचे उस ज़माने के जो विदेश मंत्री हैं उसकी नोटिंग है। तो ये लिखी है नोटिंग में FS and JS में प्लीज अर्जेंट डिस्कस अर्जेंटली, ये लिखा हुआ FS and JS फॉरेन सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर नारायण में प्लीज डिस्कस अर्जेंटली। 5 बजे मीटिंग होती है, मंत्री जी का साइन है। उसके बाद उसके ऊपर ऐसा जादू चढ़ता है कि वो आदमी जो है, आप सब्सिक्वेंट नोट देखेंगे, इसी आदमी के नारायण की जो बाद के नोटिंग्स निकल के आ रहे हैं इस मीटिंग के बाद के, उसकी तूती बदल जाती है। कि जो आदमी पिछले रिकॉर्ड में ये कह रहा था कि हमको रशियन गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए, ये मीटिंग होने के बाद में ये कह रहा है
it is felt that it would not be appropriate for government of India to make a formal request to the Russian government to open their archives. कि अच्छा नहीं होगा, हम क्यों बात करें उन लोगों के साथ में। तो ये इनका ऐसा, इन्होंने कोई इसकी चाबी लगाई है इस लोग को इन्होंने कि ये चुप हो गए। अब सवाल की बात है कि वो विदेश मंत्री कौन था जी वो, और उन्होंने क्या किया कि ये फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने डिमाश इशू नहीं किया। और डिमाश ऐसे इशू होता है, डिपेंड करता है आपकी इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी के अंदर। जैसे ये है कि एक फिल्म एक्ट्रेस है रूपना सेनगुप्ता जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि कोई एयरपोर्ट में प्रॉब्लम हो गई थी कनाडा में, तो MA इशूज डिमांड्स टू कनाडा गवर्नमेंट। डिपेंड करता है आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है लोगों के आंखों में, ऐसे इशू होते हैं। वो सुभाष बोस की इंपॉर्टेंस नहीं है तो किसने इशू किया नहीं, क्योंकि वो मंत्री साहब ने कुछ अड़ंगे फंसाया था। तो मंत्री कौन था, वो ये था प्रणब मुखर्जी। अब प्रॉब्लम इस केस में क्या निकल के आ रही है कि हम लोग अखबार, मैं खुद मीडिया में रह चुका हूँ, आपको लगता है कि साहब कोई दिल्ली में मर्डर हो गया, हर्षी तलवार केस हो गया, भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो। अरे भैया, भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री का प्रधानमंत्री काल में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, वो लोकल मर्डर केस है। इस मिस्ट्री में अगर ये भगवान न करे सच खुल जाए, अगर ये सच है कि वो नहीं मरे थे, आपको यकीन नहीं होगी कौन कौन लोग लपेटे में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की लिस्ट लगेगी, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तुम तब पब्लिक को झूठ बोलते बैठ करके। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत सेंसिटिव केस है, इतना सेंसिटिव केस है कि कोई बात करने को राजी नहीं। इसलिए आज जाकर के इतने साल बाद कोई आदमी आके आपके सामने सी बातें कर रहा है इसी चर्च के अंदर, कोई बात नहीं करेगा इन चीज़ों की। इतने सब बड़े बड़े लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं। मेरे को बताने का टाइम नहीं, एक चीज़ खोल के दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें पूरा केस इसके अंदर। हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे, मोदी जी से, नेताजी की फैमिली और हम लोग इकट्ठे गए थे, तो उनको हमने ये प्रेस किया था कि आपको रेस इशू करना है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे सामने कहा, हम लोग थे 7RCR में, कि मैं पुतिन से बात करूँगा। पुतिन से क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, बात हुई है कुछ ना कुछ, लेकिन रिजल्ट तो मेरे सामने नहीं आया कुछ भी खासकर। तो मैंने ये मजाक में एक अपने, आजकल एक सोशल मीडिया होता है, तो हमने एक फेसबुक में मीम चलाई थी मजाक में दिखाने के लिए कि पुतिन जी कह रहे हैं हमारे मोदी जी को, प्रधानमंत्री को, कि तुम हमसे उम्मीद करते हो KGB के रिकॉर्ड निकालने की, तुम्हारे IB के रॉ के रिकॉर्ड तो निकालो पहले। भैया आदमी तो हमारा है वो, अपने तो आपने रिकॉर्ड निकाले नहीं और दुनिया से मांग रहे हो कि आप रिकॉर्ड दे। क्यों देंगे आपको ब्रिटिश इंटेलिजेंस क्यों रिकॉर्ड दे? वो तो नहीं भाई, अंग्रेज तो नहीं जाके दुनिया में डंडोरा पीटते कि हम लोगों ने अहिंसा फैलानी है दुनिया में, सत्य का डंका लगाना हम लोगों ने, हम करते हैं ना। आप निकालें, आपका आदमी था वो, तो अपने रिकॉर्ड आपने निकाले नहीं, दूसरों के मांगे तो दूसरा आपको कुछ नहीं देगा आप लोग को। अभी डॉक्टर शरण बता रहे थे वो कहानी घूम फिर के सारी वैसी आती। तो ये तो रशियन एंगल में भी ये नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इंडिकेशन है, लेकिन गवर्नमेंट बात नहीं करना चाहती। आखिरी सेगमेंट मेरे लिए इसको समझाना बहुत मुश्किल है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब वो ये कि साहब एक फैज़ाबाद में कोई बाबा मारा था, और उसको गुमनामी बाबा नाम से लोग उसको जानते भी, मीडिया में ये नाम बहुत प्रचलित हो गया था। तो 2006 में जस्टिस मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट है, तो उसमें लिखा कि साहब देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस कि दिस मैन हु वाज नोन एज भगवन जी टू दोज हु न्यू हिम, ये वर्ड गुमनामी बाबा मीडिया में बाद में कॉइन हो गया था, उसके जीते जी ये वर्ड लोग नहीं इस्तेमाल करते थे। पर्दे वाला बाबा वर्ड इसके लिए किसी ने किया था एक ज़माने में, लेकिन ही वाज नोन एज भगवन जी टू पीपल हु न्यू हिम। तो ही रोट इन रिपोर्ट कि देयर वाज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट भगवन जी वाज सुभाष चंद्र बोस। So there was an impression which has created कि he rejected that. No, he did not reject. He all he said was कि there is evidence, but it is not clinching. So which is mean to say कि जो कहानी, जो अगर आप मुझसे पूछेंगे एविडेंस के बेस पे, कि जो कहानी मैं समझता था कि मेरे दादाजी के टाइम पे शायद ख़त्म होगी, चाहे वो प्लेन क्रैश की बात हो, चाहे रशिया में मारने की बात हो, क्योंकि स्टालिन की डेथ 53 में हो चुकी है, तो अगर उसको मारा गया होगा तो 53 से पहले मारा गया होगा। तो जिस कहानी को मैं सोच रहा था कि वो मेरे दादाजी के टाइम पे ख़त्म होगी, ओ माय गॉड, वो तो मेरे टाइम पे आके उसके सुराग मिल रहे हैं। इट बिकम सो इंटरेस्टिंग दिस होल स्टोरी इफ़ यू थिंक इन दैट वे। अब इसमें एक डायमेंशन और आगे 2010 में वही जस्टिस मुखर्जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने इंक्वायरी की थी, वो गलती से कहीं बात कर रहे थे, किसी इंटरव्यू दे रहे थे, गलती से रिकॉर्ड हो गया, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो एक्चुअली आपका वीडियो चल नहीं रहा तो आपको रिकॉर्डिंग दिखाता, टाइम्स नाउ में दिखाया हुआ उसको, कि वो बोल रहे हैं कि मैं 100% कन्विंस हूँ कि ये आदमी सुभाष बोस था, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाया सरकार की वजह से। और ये बात मुझे मालूम थी कि हम लोग 2001 से हम लोग इंक्वायरी कर रहे थे, हमें पता है कि कमीशन में क्या चल रहा है क्या चल रहा है, ये सबको बात मालूम थी कि पूरा कमीशन का पूरा वो फोकस वहाँ पे था, लेकिन गवर्नमेंट ने और कुछ नेताजी की फैमिली के वालों की हरकतों की वजह से ये आदमी इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाया। तो गलती से वो रिकॉर्डिंग जो है मिल गई, तो जज साहब की बात जो प्राइवेटली बोलते हैं पब्लिक में ज़मीन में आ चुकी है। This is like this so-called Gumnami Baba is a strange character. We think he was not in Faizabad all the time. He was somebody who was spotted first in Lucknow, this place. He was in Basti, he was in Naimisharanya, he was in Ayodhya. Very strange man. Lastly, he was in this house called Ram Bhavan. He was not actually here. There was an outhouse, backside of this house, this bungalow. In this room, he used to be here. People would mostly come here. He would be here, and there will be curtains, so they will talk.
But initially he was completely secretive. No, he wouldn't show his face to anybody. He will move only at night, and that too again he'll cover his face. He won't give you his handwriting samples. He won't talk to you also. And you go to his room, sir, he will cover his head with a monkey cap. जो मूवमेंट होगी रात को होगी. फिर अलग अलग स्ट्रेंज तरह के रूमर्स कि साहब रात को मुख्यमंत्री की गाड़ी मिलने आ रही है, कोई रात को अजीब अजीब लोग मिलने आ रहे हैं, बाबा जी गायब हो गए बीच में, 2 महीने की नज़र नहीं आ रहे हैं. Somebody heard him speak very good voice, speaks English with accented English. कभी देखा बंगला बात कर रहे हैं. तो ऐसे जैसे वो रूमर्स उड़ते थे उस आदमी के बारे में, वो आदमी घर छोड़ के भाग जाए. तो करते करते उसने 10-12 कम से कम घर चेंज किया. द मोमेंट यू mention word नेताजी, he will just run away. He was trying to conceal that he was Netaji. That's what he was doing the other way around. Rather than not supporting that line he was supporting, the moment you mention about Netaji, he will just simply run away. He was trying to conceal something. तो वो जब ये हुआ और ये यहाँ पे 85 में सितंबर में उनकी डेथ हुई है, तो नेताजी would have been 88 if he was alive. He was 1 year younger to Morarji Bhai, so he was not that old. Gandhi ji was elder to his father in age. Sardar Patel was 22 years elder than Subhash Bose. Pandit ji was 9 years elder to him. So Subhash Bose, if he were alive in 1985, for the sake of the argument, he would have been 88. That's not very advanced as far as I am concerned. My own father is 95, so I don't consider 88 to be very advanced age. So this is like he was here when he died. There was and then you find, for example, he would call himself, while referring to him, he would call himself a dead man. So, and that is to people with whom he was very close, those who knew who he was. So this is an example of whatever, something that he wrote once. When you're dead man, that means he himself. When your dead man was in Berlin, a great German doctor scientist became very friendly, and in the course of his talks, he said that in his lab he found out that radar beam particles do not bounce back if they strike something. And the doctor felt astonished. That doctor could not inform any of the government agencies or other scientists. He was a bombing rate casualty. In one secret place, your dead man tested about the truth of the German scientist findings, and he found it to be 100% fact. That he's trying to say कि if you put one kind of cloth after another like मलमल, वो रडार बीम को आपको, क्योंकि उस ज़माने में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट स्टेल्थ. तो Gumnami Baba was talking about things which you don't expect a Baba to talk about in English, in Bengali, and so I've got some of the quotations. Now he describes in detail the Siberian concentration camps. For example, this is a quotation. This is in Bangla but done in English. Concentration camps of Central Siberia contain male and female laborers, farmers, craftsmen, authors, scientists, and teachers. From 5,000 to 25,000, not 1, 2, there are almost 49 concentration camps. They are manufacturing ultra-modern goods for daily use. They are transported to daily retail outlets from the main city. Those who buy these do not know that they have been manufactured by their parents, brothers and sisters and other kin. If you came to know what goes on there, you would have to run for your life. Driven by hunger, people have gone to the extent of eating their own skin. One day, a new camp was being constructed, so the soldiers took 10,000 prisoners with them. But there was no hut there. Their duty was to install pillars by digging 12 feet holes in the ice. Keep your body warm by heavy work. Anyone who does not follow this would freeze and die. This is not hearsay. Your dead man has experienced all this. So he would recall like this many things about his life and times. And so when he died, there were a lot of commotion because then his belongings, his stuff became public knowledge. So these are, for example, uske chashma, uska aadmi ka, baba ka, smoking pipe, cigarette. But essentially he was like Rolex watch. Subhash Bose was having a Omega gold watch. His mother had given him one. So यहाँ पे Rolex और Omega gold सब मिला उसने का. So like a lot of stuff you won't expect a Baba to carry, but essentially he was carrying a library with him, books and after books, all P.G. Woodhouse से लेकर के history. I mean, I tell people, if you have somebody from a place called Basti in UP, अगर आज के ज़माने में बस्ती में एक बाबा जी रहते हैं और वहाँ खबर लगती है कि वो टाइम मैगजीन सब्सक्राइब करते हैं, तो शाम को ये IB की रेट पड़ जाएगी वहाँ पे कि बस्ती में कोई बाबा टाइम मैगजीन नहीं पढ़ता. ये बात है 60s की, वो टाइम मैगजीन पढ़ रहे हैं, रीडर डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग. आई मीन इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन हिज लाइब्रेरी, ऑल पेपर्स ही इज रीडिंग मेटिकुलसली, मेकिंग नोट्स. उस पर नोटिंग मार रखे हैं बहुत सारे. दिस इज वेरी पुअर फोटोकॉपी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ब्रिगेडियर जॉन दालवीज बुक ऑन चाइनीज वॉर 62. So Dalvi's writing, we did not fool the Chinese. The Baba writes, you fooled yourself. So likewise, you have so many comments, and he is not liking like a layman. He's like somebody who has a lot of military experience. तो काफ़ी उन्होंने एग्जाम्पल आर्ट ऑफ वॉर समझाई है कि चाइना में आपने कैसे डील करना चाहिए था. तो उसमें बताने का मेरे को टाइम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज डिस्क्राइबिंग मुखर्जी सर द आर्ट ऑफ वॉर.
If there's one principle of war that can be condensed into a single word, it is concentration. It implies concentration of strength against weakness. And for any real value, it needs to be explained that the concentration of strength against weakness depends upon the dispersion of your opponent's strength. Those who shall complain that all this is not easy doing should be gently reminded that war is no easy business. Basically, the approach is simple. The enemy must be made to disperse his forces under pressure and should be kept in the dark about the points where a concentrated attack will be made to bring about disorganization. I have seen some of his notes. I don't think so the director IB could have written like that. The way this Baba is writing the insights. He is talking about things which were in classified secret domains. I do not expect a Babaji sitting in UP to know about a top secret bunker facility in a foreign country, whose existence the world did not know until 1990. So multiple things about Subhash Bose's life. He's talking about many things. The plane crash, comments about Habibur Rahman, comments about Gandhi, etc. There's a lot of exposé stuff is there. So this is like, then there was an inquiry was done. An inquiry was led by the three people, Sayyid Kausar Hussain, Nirbal Nibedan and Veer Nora. Kausar sir is dead. Nirbal Nibedan, somebody say, was bumped off. He was a very well-known journalist. If he had lived on, he would have been one of the topmost journalists of our country today. Arwaji is still around. He's like a retired principal of a school and he's still there. So there were inquiry done by a lot of journalists, most notably by the Northern India Patrika, and they conclude that this man could be Subhash Chandra Bose. So once it happens, then Netaji's nephew and niece come around, they check this man's belonging, they verify the story, and they make public, at least the niece makes a public statement that this person is my uncle. And then, she goes around, talks to people, the government is not very keen, then this is from Hindustan Times. Talking about the Baba, Ms. Bose said that he was the same age. Whoever this Gumnami Baba was, he claimed to have been born on the same date and same time, 12:15 p.m. on 1897, 23rd January, Subhash Bose. Same size, same height. Netaji was 5'9.5", something like that. This person same height. He has similar body constitution, same cut mark. Netaji had a gap in his teeth here. Take a look at the photographs, closer. So this man. This man had a cut mark here, very little hair on his body. Everything corresponds. His accent was Bengali. His accent was, at least there's one Bengali lady here. His accent was Calcasian Bengali. Whoever Gumnami Baba was, he had lived and grown up in Calcutta. He could speak language of a modern Bengali language. So likewise, you have multiple things coming up. Now then, the evidence, I'll finish in 5 minutes. There are 3 types of evidence coming in this case. One is the eyewitness account, documentary and forensic. In terms of eyewitness account, a number of people, a number of revolutionaries and people who were closely linked to Subhash Chandra Bose, or even otherwise who were very known persons, they were apparently in touch with this person. And many of them, as we know, identified him as Subhash Chandra Bose. Now this, for example, is a former INS Secret Service man, Pavitra Mohan Roy, and his name is there in history books, and so he was a main man of this person. RSS chief was, the very fact the son had Guru Galwalkar should write to a Gumnami Baba कि I bow before you 100 times calls for an inquiry. And then Muslims are also writing to him. कोई सिख है वो लिख रहा जी आपको गुरु ग्रंथ साहब भेजी थी. वो ऐसी कौन सी महाराष्ट्र पैदा होगी भाई यूपी में कि सरदार भी जा रहे हैं, सिख भी जा रहे हैं, हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं. पता लगाओ ना कौन आदमी था ये. Trilokyanath Chakravarti Maharaj, sir could tell more about him. So Maharaj, like these people who spent 30 years in jail, they are renowned people. 30 साल तक जेल में रहा, जिसमें से 12 साल तक ही काला पानी में था. आजकल कांग्रेसी का नाम लेते हैं सावरकर को नीचा दिखाने के लिए कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, इसने कहीं माफ़ी नहीं मांगी. ये भी था काला पानी में. तो महाराज थे, ये 30 years spent in jail. They were very closely aligned to Subhash Chandra Bose. They were meeting or be in touch with this person. For example, this letter में इसकी इंग्लिश करी हुई है. ये लेटर 1963 का लिखा त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती महाराज का, एंड इट सेज कि द पर्सन विद हुम आई वाज लॉज इन मैंडले जेल, सुभाष बोस. शरण जी ने मैंडले जेल की बात की थी. मैंडले जेल बहुत खतरनाक जेल थी. वहाँ सिवाय सुभाष तिलक के और लाला लाजपत राय कोई बड़ा कांग्रेसी नेता वहाँ नहीं गया था. तो ये लिख रहा है कि द पर्सन विद हुम आई वाज लॉज इन मैंडले जेल, सुभाष बोस, प्लेड टेनिस नेताजी एंड हिम, and participated in Durga Puja. I have not forgotten him. I am still with him in Delhi 1940 at Shankar Lal's residence. It was very close, Barakhamba Road. Shankar Lal was part of the forward bloc. तो ये पूरा लेटर लिखा गया. नेताजी का नाम कहीं नहीं है, लेकिन बेसिकली इज ऑल अबाउट सुभाष बोस. तो इसमें से मल्टीपल, अब आई डोंट हैव टाइम, दिस लीला रॉय, अब जिसका भी फोटो लगता है पार्लियामेंट के अंदर, वो कोई ऑर्डनरी पर्सन नहीं होता, खासकर तब जबकि वो आदमी औरत कांग्रेस पार्टी की ना हो. तो ये लीला रॉय का फोटो लग रहा है पार्लियामेंट में, मनमोहन सिंह जी लगा रहे हैं. दिस इज लीला रॉय. She was a very well-known revolutionary, और वो उसके मिलने के बाद, and she knew Subhash Bose when they were teenagers. From that time they knew each other.
तो आफ्टर मीटिंग हिम व्हेन शी मीट्स दिस गुमनामी बाबा, ही टेल्स हर टू इन्फॉर्म माई ब्रदर, इन्फॉर्म माई सेजदा, मेरे मजले भैया को बताओ मैं जिंदा हूँ, मेरे दोस्त को बताओ। तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों को। तो ये लेटर नेताजी का जो पर्सनल फ्रेंड था दिलीप कुमार रॉय इन स्कूल एंड कॉलेजेस, उसको इन्फॉर्म करने का लेटर लिखा गया। तो ये लेटर लिखा जा रहा है उसको कि शी इज़ राइटिंग कि लुक आई हैव सफर्ड अ सेरेब्रल स्ट्रोक सो माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी पुअर, प्लीज फॉरगिव मी, I want to tell you something about your friend. Then she writes in English, he is alive and in India. And then she says that this person, your friend, is remembering you, and he says that again in English, it was Dilip who always wanted to make me mistake. तो ये गुमनामी बाबा saying कि it was Dilip, my friend, who always wanted to make me holy man. तो ये सुभाष बोस का फोटोग्राफ है। ये दिस इज दिलीप कुमार रॉय, दिस इज सुभाष चंद्र बोस, कैम्ब्रिज का फोटोग्राफ मेरे ख्याल से। ये सीसी देसाई है, ये बाद में आईसीएस बने थे, इनका नाम मैं भूल गया। He was I think our ambassador in different countries because they were all the batchmate or something in Cambridge. That is Dilip Kumar Roy. पुणे में मेरे ख्याल से दादाजी नाम का इनका आश्रम अभी है, तो he became very renowned holy man. M.S. Subbulakshmi was one of his disciples. So it's very well known figure. Please Google search. तो इसमें से मल्टीपल लोगों को बताया गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, सुभाष बोस के खासम खास लोगों को कि वो जिंदा है, वो सब लोगों को बोला कि आप किसी को बताएंगे चुपचाप, नेशनल सिक्योरिटी है, आप पब्लिक में नहीं बोलेंगे। नाउ दी क्वेश्चन रिमेन्स कि आपका आई विटनेस अकाउंट है कि कुछ ऐसे लोग जिनकी आप क्रेडिबिलिटी पे डाउट यूज़ कर सकते हैं, उनका बिलीव था कि आदमी सुभाष बोस है। दूसरा, जो उनके लेटर्स वहाँ से मिले हैं या और करस्पॉन्डेंस जो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं उस लाइन को, और उन अगर या तो आदमी जिंदा है या उनके बच्चे जिंदा हैं, वो कंफर्म करते हैं कि साहब वही थे। फिर आता है आपका कि वहाँ पे दो चीज़ फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू होती है, एक तो डीएनए और दूसरा आपका हैंड राइटिंग। तो वहाँ पे जो उनकी हैंड राइटिंग के सैंपल मिले बहुत सारे, इंग्लिश में, बंगाली में और हिंदी में। तो these are very poor samples of the handwriting. Now as far as Hindi is concerned, I am a Hindi speaker, तो ये गुमनामी बाबा को हिंदी लिखनी नहीं आती थी, हिंदी में मिस्टेक्स हैं ग्रामेटिकल, वो आदमी अंग्रेजी में लिख रहा है और हिंदी में अंग्रेजी में सोच रहा है और हिंदी में लिख रहा है, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश के हैं, क्लॉजेज आ रही हैं सब, और उसमें उर्दू के वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें बंगला के वर्ड्स आ रहे हैं, वो हिंदी वाले हम ऐसे यूज़ नहीं करते। तो ही डेफिनेटली बंगाली, इज़ नॉट ए हिंदू, बट इंग्लिश में और बंगाली में हैंड राइटिंग सैम्पल सुभाष बोस के, बंगला में और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो वो उनसे, एज यू ऑल नो कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन आज के दिन भी दुनिया में हर एक कंट्री में अगर एक रिपोर्ट खिलाफ में आ जाए और साथ में दूसरा एविडेंस हो जाए तो आदमी को फांसी लग जाती है। इट्स ए लीगली एडमिसिबल एविडेंस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, इवन इन अमेरिका। तो ये हैंड राइटिंग उनका मैच किया, एंड हैंड राइटिंग हैज मैच, इट इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन, एंड दीज आर ऑल मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड, बट आई एम टेलिंग यू दीज आर नॉट लाइक सम बुक्स आई एम कोटिंग फ्रॉम, मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। मेरे बारे में कोर्ट ने तारीफ की है मेरे बारे में। तो ये, एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट के अंदर साथ ये लगा रखा है। तो ये किसी भी कोई भी आदमी आपकी 30-35 साल तक आपकी हैंड राइटिंग कॉपी नहीं करता, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, अगर करेगा तो एक्सपर्ट पकड़ लेगा आपका। तो ये गवर्नमेंट के टॉप लेवल के रिटायर्ड एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी कि साहब ये तो सुभाष बोस ही है, तो कोई सारी हैंड राइटिंग मैच कर रही है। ये ओनली नाउ यू कैन बेयरली मेक आउट द डिफरेंस। आई मीन इफ आई टेल यू वन ऑफ देम इज गुमनामी बाबा, वन इज सुभाष बोस, यू कैन बेयरली मेक आउट डिफरेंस कि हु इज सुभाष बोस and who is Baba. This, for example, the expert explained to me, there are multiple things, but this is only one point I have often made. This is Netaji Subhash Bose handwriting sample from National Archive, 1933-34. This is a scribble. कागज में लिख के फाड़ के फेंक दिया फैजाबाद में. I will next time show you much better one, but this is how it is right now. He explained to me that whenever Subhash had to insert something, he would make this peculiar sign, this caret mark. And you find the same, the old man is making the same thing. Only problem is here the person has become old, तो हाथ shake कर रहा है उसका. And the young man, he said, this is, so likewise you can figure out who's the person writing the whole thing. So this is completely matching. So there's very confirmation of the eyewitness account. But the problem is, now for example, this is again from the expert's report, that there is such a faithful reproduction of some peculiarities that even a gap to the time of the extent of decades cannot hide them. इसमें से कौन आदमी सुभाष बोस है और कौन गुमनामी बाबा, यू कैन बेयरली मेक आउट। जबकि ये दोनों लेटर्स हैंड राइटिंग के 30-40 साल का डिफरेंस इनके बीच में लिखा गया। प्रॉब्लम तब हुई जब वहाँ पे कुछ 5-7 दांत मिले थे और दांत का टेस्ट हुआ डीएनए, और डीएनए नहीं मैच किया। सो दैट्स व्हेन पीपल सेड कि लुक फाइन, यू आर हैव ऑल द एविडेंस एंड दिस इज फाइन, बट डीएनए डेफिनेटली इज मच मोर साइंटिफिक। हैंडराइटिंग मे बी ए गुड एविडेंस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, बट डीएनए इज क्लियर कट. So how can you, like, after having a DNA test which is negative, not to give credence to this theory, this man must be an imposter. The problem is not with the DNA. I'll explain you in just 3 slides. प्रॉब्लम सर ऐसा होता है कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है. सो लेट्स नो वन एक्यूज मी. दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया. इंडिया अमंग मोस्ट करप्ट कंट्रीज इज अडवाणी.
IBM Live, Walmart flags India, China as corrupt nations, business standards, and everywhere everybody knows कि ours is one of the most corrupt countries in the world. पैसे खा के रिपोर्टें चेंज होती हैं। आपने आधार कार्ड बनाया कभी आप लोगों ने? बड़ा साइंटिफिक होता है, बायोमेट्रिक्स बनती है, आपकी फोटो लगती है, ये पैसा खा के हनुमान जी का कार्ड बना दिए यहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज बायोमेट्रिक वेरी साइंटिफिक ना, यू हैव टू गेट दिस बायोमेट्रिक्स एंड वॉट नॉट। सो तो पैसे ये अभी थोड़े दिन पहले, लास्ट स्लाइड आई एम फिनिश्ड, थोड़े दिन पहले की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए कि दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में पैसे खा के रिपोर्टें चेंज करते हैं डीएनए की। सब चोरों का देश है। ऐसे वो गृह मंत्रालय जिसके बारे में मुखर्जी आयोग रिपोर्ट में लिख रहा है कि ये लोग ये पूरे मामले को ख़राब कर रहे हैं, उसकी लैब में रिपोर्ट बता रही है कि डीएनए मैच नहीं हुआ। आई एम सॉरी, आपकी रिपोर्टों का हमको विश्वास नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये किसी सैंपल भेजो किसी फॉरेन कंट्री को, आपको मालूम चल जाएगा। सो द होल आइडिया हैज़ बीन हाईजेक्ट बाय दिस डीएनए रिपोर्ट की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इस कंट्री में रिपोर्टें चेंज हुई हैं। जब छोटे मोटे मर्डर केसेस में रिपोर्टें चेंज हो जाती हैं तो भैया सुभाष चंद्र बोस का मामला है तो बहुत बड़ा केस है। तो दिस इज हाउ इट इज़। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत तेज़ बोला लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, तो आप लोग